आवाज नहीं आ रही क्या? जैसे लड़कियां बात नहीं करती आपस में मिल जाती हैं, उन्हें 2-4 मिनट मिल जाए बात करने के लिए, तरीके से लड़ लड़। अच्छा, वो दोनों आई नहीं है जो बात करती हैं। रतनगढ़ सेंटर आवाज आ रही है क्या? तो बातें बंद कर दो, आपस में लड़कियों की तरह लग रहे हो आप। बात करेंगे भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में पिछली क्लास में आपका हो चुका था, शेड्यूल्स की बात कर रहे थे। शेड्यूल्स जो अनुसूचियां हमारी होती हैं, अनुसूचियों के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे। लेकिन अगर हम आज अनुसूचियों से आगे की बात करते हैं तो अनुसूचियों से कुछ बेसिक चीज़ें आ जाती हैं संविधान के। और अनुसूचियों के बाद मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स 395 थे, उनके बारे में चर्चा करनी है। 12 अनुसूचियाँ और हमारे 22 पार्ट थे, उनके ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है, 22 से अब कितने हो गए? ये 25 पहले कितने थे? 8 थी, अब कितनी हो गई है? 12। और इनकी बात करें तो 448 प्लस या फिर 468 प्लस दिया है किसी किसी बुक में, तो इससे कोई मतलब नहीं है ये कितना दिया है। लेकिन 395 हमारे मूल संविधान में होते हैं। पूछा यहाँ से यही क्वेश्चन जाता है कि मूल संविधान में कितने आर्टिकल्स होते हैं, तो मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, इसी आर्टिकल्स के अंदर ही आर्टिकल्स बढ़ गए, जैसे 14 आर्टिकल के अंदर 14A 14B, जैसे 19 आर्टिकल के अंदर 19A 19B 19C, इस तरीके से आर्टिकल आएंगे। बाद में जैसे जैसे कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अनुसूचियां हमारी 8 थी, बाद में 4 और बढ़ा दी गई। जैसे मैंने अनुसूचियों को आपको बताया था 8 तक, फिर 9वीं अनुसूचियों को कब जोड़ा गया? 10वीं को, 11वीं को और 12वीं को। ये कब कब जोड़ी गई थी उनके बारे में चर्चा कर चुका था आपसे। अनुसूचियां हमारी पूरी हो चुकी थी, 12 की 12 अनुसूचियों के बारे में मैंने चर्चा कर ली थी। और 12वीं अनुसूचियों को मैंने एक तरीके से कहानी के आधार पर भी आप लोगों को बताया था। क्या हुआ? बातें बंद कर लो। कहानी के आधार पर बताया था मैंने, उससे भी आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि अगर किसी भी स्टेट में जॉब निकलती है उसके लिए आप फॉर्म फिल करते हो। फॉर्म फिल करने के बाद में आप सैलरी के लिए देखते हो, फिर उसमें शपथ खाते हो, फिर उसमें ऐसे एरियाओं में जो सीट के आधार पर आपको बांटा जाता है, उसके बाद में फिर आपको रूरल एरिया जैसे मिल जाते हैं, जैसे ST SC वाली एरियाओं में आपको भेजा जाता है। वहाँ पर आपको उनका अनुसंधान करना, मतलब संरक्षण करना होता है। इस तरीके से काफ़ी सारी बातें हुई थी। 6 अनुसूचियाँ तो इसी में कवर हो गई, अभी 2 मिनट मैंने बोला उसमें। उसके बाद में 12, टोटल 12 अनुसूचियाँ मैंने पूरी कर दी थी इसी तरीके से। ये तो आपकी क्लास में भी यही तरीके से बताया था, आप थे नहीं उस दिन तो वो बात अलग है। एक कहानी सी मैंने बताई थी आपको, जैसे कि अगर किसी भी स्टेट का फॉर्म निकलता है तो स्टेट वाइज आप वैकेंसी आती हैं। स्टेट वाइज वैकेंसी आएंगी तो जैसे ही फॉर्म निकलेगा तो आप देखेंगे कि उसमें पहला पॉइंट आपका क्या होगा। पहले नंबर पर आप देखने वाले हो कि उसमें कितनी वैकेंसियां हैं स्टेट के आधार पर। तो पहला क्या है? राज्य। स्टेट क्या होता है? राज्य के आधार पर कितनी वैकेंसियां हैं। दूसरा नंबर आ जाता है किसका? कि आप वैकेंसियां देखने के बाद में क्या करते हो, आप उसके अंदर वेतन को देखते हैं कि सैलरी कितनी होगी। अगर हम इस जॉब में अप्लाई करेंगे तो उसमें सैलरी कितनी मिलेगी हमको, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अप्लाई करने से पहले ही इसका ग्रेड पे कितना है। तो वेतन के बारे में हम बात करते हैं दूसरी सेल उसके अंदर, अनुसूची के अंदर। तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरा पॉइंट हमें क्या देखना होता है? जब आपने वेतन देख लिया, राज्य के हिसाब से सीटों को आवंटन कर लिया, उसके बाद में क्या होता है? जब आपने गवर्नमेंट में जॉब के लिए अप्लाई किया, उसके बाद आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद फिर आप सेलेक्ट हो गए। जब सेलेक्ट हो गए तो फिर आपको क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट आपको शपथ खिलाएगी। शपथ आपको जो ओथ है, ओथ लेंगे आप। ओथ के बाद जब तीसरा वाला ओथ का हो गया तो हम आपसे पता चलेगा कि पहली अनुसूची हमारी क्या बताती है? राज्य के बारे में। दूसरी क्या बताती है? वेतन के बारे में। तीसरी किसके बारे में बता रही है? ओथ के बारे में। और चौथे नंबर पर जब आप जाओगे तो चौथे नंबर आपको ओथ भी ले लिया आपने, सब कुछ कर लिया। उसके बाद में आपको ओथ दिलाने के बाद गवर्नमेंट आपको ऐसी जगह पर भेजेगी जैसे सीटों का आवंटन था, जिस क्षेत्र में जितनी सीटें थी उसी के अकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाएगा। तो चौथी अनुसूची हमारी क्या बताती है? प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन करती है। तो सीटों का जिस आधार से सीटों का आवंटन था, उसी सीटों के आधार पर आप चले जाओगे। सीटों के आधार पर, सीटों के आधार पर जाओगे तो क्या हो जाएगा? चौथी अनुसूची हमारी राज्यसभा की सीटों के आधार से बताती है। जब सीटों के आधार पर आप ठीक रूप से कार्य कर रहे होंगे तो पांचवा नंबर क्या कहता है आपका? जब सीटों के आधार किसी भी स्टेट में आप गए और वहां पर जाकर के आपको बताया जाएगा कि आप SC ST के लोगों के लिए क्या करोगे? आप संरक्षण करोगे, उनके क्षेत्र और एरियाओं का देख रेख करोगे। अब SC और ST वालों के लिए क्या कर रहे हो? आप संरक्षण कर रहे हो, उनकी क्षेत्रीय एरियाओं को देख रहे हो। छठवें नंबर, 5वें नंबर पर। छठवां नंबर किसका आ जाता है? छठवें नंबर पर जब आप ठीक रूप से कार्य करेंगे तो फिर क्या करेंगे? ATM मशीन लगवा देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहेगी चलो आप अच्छे लोग हो तो ATM मशीन लगा लो। ATM MM और कर लेना मशीन, मतलब ATM मशीन। समझ में आ गया? अब A से क्या हो गया था? असम था। T से क्या था हमारा? त्रिपुरा। M से क्या था? मिजोरम। और दूसरे M से क्या था? मेघालय। इन 4 राज्यों के लिए स्पेशल अलग से क्या किया गया है? मतलब रूरल एरिया, मतलब ऐसी एरियाएं जिनके मतलब उनसे क्या बोलते हैं, पिछड़े इलाके जो होते हैं, उनके लिए अलग से संरक्षण के बारे में बताया गया है 6वीं अनुसूची में।
सातवीं अनुसूची क्या कहती है हमारी, सातवीं अनुसूची करती है राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग शक्तियों का बंटवारा। तो इसका छठवें नंबर पर क्या हो जाएगा, अब कुछ लोग तो राज्य की जॉब पाते हैं, कुछ लोग किसकी पाएंगे, स्टेट की जॉब पाएंगे, अलग अलग वैकेंसियां निकलती हैं, अलग अलग फॉर्म भरते हैं। तो राज्य में गए राज्य वाले और स्टेट वाले, मतलब राज्य वाले राज्य में चले जाएंगे और केंद्र वाले केंद्र में चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर जो जाएंगे उनके लिए तीन रूप से कार्य बांट दिए जाएंगे, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताती है। और तीन रूप से आपको कार्य बांट दिए जाएंगे, राज्य वाले राज्य के लिए करते हैं संघ सूची, और संघ सूची वाले केंद्र के लिए काम करते हैं, और समवर्ती सूची वाले क्या करेंगे, दोनों के लिए काम करेंगे। उनके अंदर कितनी विषय थी, कितने सब्जेक्ट थे, वो मैंने आपको करा दिया। उसके बाद नंबर आता है आठवीं का। अगर हम आठवीं की बात करते हैं तो आठवीं भाषाओं के बारे में बताती है। जब आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से काम करने लगोगे तो आपको ये भी आना चाहिए कि आप राजस्थान आ गए तो आपको राजस्थानी भाषा आनी चाहिए, यूपी चले गए तो आपको हिंदी आनी चाहिए, उसके बाद में कहीं दूसरी जगह जाते हो, तेलंगाना गए तो तेलुगु आनी चाहिए, है ना। तो जिस जगह पर आप जाते हो वहाँ की भाषाओं का भी ज्ञान करना पड़ेगा। तो आठवीं अनुसूची हमें ज्ञान के बारे में बताती है, भाषाओं के ज्ञान के बारे में। इसके बाद हम नौवें की बात करते हैं। अगर हम नौवें पर जाते हैं तो क्या होगा, नौवें में जब हम यहाँ पर भाषा भी सीख गए, वहाँ पर हम काम भी कर रहे हैं, वहाँ पर रह भी रहे हैं, तो जहाँ रहेंगे तो उस जगह का हमें भूमि सुधार भी करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग उस जगह को हिसाब किताब से भी रखेंगे। तो नौवीं अनुसूची हमें भूमि सुधार के बारे में बताती है। और भूमि सुधार के बाद क्या होगा, कुछ लोग तो ऐसे होंगे वो ठीक ठाक जमीन पर रहेंगे, अच्छी तरीके से भूमि सुधार करेंगे, अच्छा ईमानदारी से काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, दल बदल। अब वो दल बदल लेते हैं, अपनी अपनी कंपनियां बना लेते हैं। एक ऐसा दल हो जाता है इसका, जैसे दल में के अच्छे लोगों का एक होता है बुरा, जो दारू वाले दारू पीने वालों को देख ही लेते हैं अक्सर करके। कहीं भी बारात वगैरह जा रही है उसमें देखना, दारू वालों की अलग से अपनी कंपनी बन जाती है, अच्छे लोगों की अलग से बन जाती है। इवन ऐसा होता है कि दारू वाले किसी ने कोई जानता नहीं है, क्योंकि आप भी कहीं दूसरी जगह से आए थे, बारात भी कहीं दूसरी जगह से आई थी, और जा भी कहीं तीसरी जगह रही थी, किसी ने किसी को नहीं पहचाना। लेकिन फिर भी क्वालिटी पता नहीं कहाँ से उन्हें पता चल जाता है यार। 10-15 लोग दारू वाले ना अक्सर करके एक जगह अपने एकजुट में बैठते हैं, पी खाकर मस्त रहते हैं। अगर उन्हें दारू मिल गई और उनसे फिर पूछा जाए दूसरे दिन दावत कैसी थी, उसमें शादी में, अरे यार बड़ी जबरदस्त दावत थी, कुछ पूछो मत। दावत कुछ नहीं खाई, सिर्फ पिया था उन्होंने और पड़े थे। और लेकिन उन्होंने पिया नहीं हो और पीने वालों को पीने के लिए ना मिले और उन्हें किसी भी 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले करके बैठा दिया ना, तब आकर के पूछो कि भाई कैसी दावत थी, अबे यार कुछ भी मत पूछो, इतना बकवास खाना था, कुछ कह नहीं सकते। ये हालत है उन लोगों की। अब वो आपस में देख लेते हैं, वो 15-20 मिल जाते हैं ऐसे। और कुछ लोग होते हैं ताश खेलने वाले, जुआ। अब वो बेचारे बारात जाते हैं, गड्डी ताश की ले जाते हैं साथ में, वो दूसरी तरफ जाकर के बारात कहीं चढ़ रही है, उनकी ताश कहीं खेले जा रहे हैं। अरे उन्हें घर आके ही खेले ना भाई। और बस में बैठ के टाइम पास करते रहते हैं, थोड़ी सी दूर बारात तो वहां पर टाइम पास हो जाए नहीं, जुआ लगाते हैं, 100-100 के नोट, 500-500 के नोट, और उसको फिर खेलते हैं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, जो बात की चीज है। तो ऐसा होता है। कौन सा आ गया 10वां नंबर, 10वां कौन सा आ गया, दल बदल लिया। जिस दल का इंसान था वो उस दल में चला गया। अब इस दल से क्या संबंधित है, वहां पर जुआ और शराबी वाला का दल नहीं है, वो तो एक समझाया गया था। यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस होती है, सपा होती है, बसपा होती है, बीजेपी होती है, इस तरीके से 6 पार्टियां हैं। ये पार्टी आपस में दल बदलती रहती हैं। एक किसी एक पक्ष के लिए विपक्ष जो खड़ा होता है वो एक दूसरे से संगठन कर लेते हैं, है ना। एक आपस में क्या कर लेते हैं, वो मर्ज हो जाते हैं, और उस दूसरे पार्टी को जो सर्वोच्च जा रही है उसको नीचा दिखा सकते हैं वो, इस तरीके से। तो मतलब एक दूसरे पार्टी का दल बदल लिया, ये संविधान हमारा कहता है। संविधान की अनुसूची नंबर 10 बोल रही है। और नंबर 11 क्या होगा, जब दल बदल लिया आपने तो फिर क्या करेंगे, कुछ लोग तो नगर पंचायत के लिए काम करेंगे और कुछ लोग क्या करेंगे, नगर निगम के लिए काम करेंगे। नगर पंचायत गाँव ग्रामीण एरियाओं के लिए होती है, ग्रामीण के लिए काम करेंगे। कुछ लोग शहरी नगर शहरी एरियाओं के लिए काम करेंगे, शहरी इलाकों में। और शहरी वाले आ जाएंगे अनुसूची 12 में, और ग्रामीण आ जाएंगे अनुसूची नंबर 11 में। ये थी हमारी अनुसूचियां। इसके बाद में आगे आज बात करेंगे। इस कहानी को बना के देखना एक बार। फॉर्म निकला, फिर हमने उसको राज्य के हिसाब से देखा, फिर वेतन को देखा उसमें कितना है। गवर्नमेंट, हमने पेपर पास कर लिया, गवर्नमेंट ने हमें फिर क्या खिलाई, ओथ खिलाई थी, शपथ। और शपथ खिलाने के बाद में फिर उसने सीटों के आधार पर हमें अलग अलग एरियाज में पहुंचा दिया। जब हमें अलग अलग एरिया में पहुंचाया गया तो वहाँ पर पिछड़ी जाति के लोग पाए गए, हमें उनका संरक्षण करना पड़ा। उनका जब हम संरक्षण ठीक रूप से कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो एटीएम भी लगवा दो उनके लिए एटीएम में मशीन लगवा दी। अलग से 4 राज्यों का प्रावधान किया गया उसमें। उसके एटीएम के बाद में फिर 6वें नंबर पर क्या आती है हमारी, 6वें नंबर पर एटीएम था। 7वें नंबर पर क्या हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में हम गए, किस तरीके से, जैसे कि एक केंद्र के लिए केंद्र वाले काम कर रहे हैं, राज्य वाले राज्य के काम कर रहे हैं। और केंद्र में क्या हो रहा है कि जैसे कि संघ सूची काम कर रही है, और एक क्या होती है हमारी राज्य सूची, एक होती है संवर्ती सूची। उसके बाद भाषाओं का ज्ञान करना पड़ा। फिर भूमि सुधारी, भूमि सुधार के बाद दल बदल लिया, और दल बदलने के बाद हमने क्या कर लिया,
नगर पंचायतों में काम करने लगे और फिर शहरी इलाकों में काम करने लगे। ये थी हमारी 12 अनुसूचियाँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आज के लिए। और आज की जो हम बात करेंगे तो वो था, अगर ऐसे बोला जाता है कि हमारा संविधान जिंदा है जिंदा रहेगा, हमारा संविधान जिंदा है जिंदा रहेगा। अगर इसकी हम बात करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा संविधान कैसा है, इसके अंदर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 368 हमें बताता है संविधान का, आर्टिकल 368 हमसे कहता है कि हम संविधान के अंदर जरूरत पड़ने पर उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, मतलब संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारी, वो किसके द्वारा ली गई है? 368 के द्वारा ली गई है। कौन से पार्ट में? 20 वाले पार्ट में, भाग 20 के अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर संविधान के अंदर हम संशोधन कर सकते हैं। अब जो संविधान के अंदर संशोधन हो जाता है तो हमारा संविधान हमेशा के लिए जिंदा बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? आज हमें किसी भी चीज की नीड है, किसी भी कानून की जरूरत पड़ रही है, तो उस कानून को हम क्या करेंगे? अमेंडमेंट कर देंगे, तो संविधान के अंदर रख देंगे, तो संविधान फिर बढ़ गया आगे के लिए। अगर ऐसी चीजें हैं कि एक बार लिख दिया उसके बाद हम उसमें कोई फेरबदलाव नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो अब तक वो खत्म हो लेता हमारा संविधान। ये फ्लेक्सिबल है, एक लचीला संविधान है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है, समझ रहे हो ना? तो उसी वजह से इसको बोला जाता है कि हमारा संविधान जिंदा है जिंदा रहेगा। तो आप हेडिंग बना लो, हमारा संविधान जिंदा है जिंदा रहेगा। आपका हो गया ये, तो आप सुन लेना फिर। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अलिव एंड अलिव। आगे बढ़े। आपको जरूरत है क्या इंग्लिश की? चल रहा है, आपकी क्लास चल रही है ना? उनसे स्पेशली बात कर रहे थे ना, पर्सनल। आपको नहीं शो ऑफ करा सकते उन बातों को। क्या? नहीं, वो इंग्लिश की पूछ रहा था कि इंग्लिश बोलनी है क्या मुझे आपके लिए। ये हमारे भैया जी हैं एक, पता नहीं अंग्रेज चले गए लेकिन इंग्लिश को फिर भी छोड़ गए। कहाँ से छोड़ गए इनको? ये यहीं से थे क्या? अच्छा, जब वो जा रहे थे तो आप रास्ते में मिल गए थे उनको, तभी वार्तालाप कर लिया ना। हाँ, बेकार खामा कहाँ फंस गए। आपको पता है हमारा 28 तारीख को एक सबसे बड़ा कानून आया है। कानून क्या आया है? धारा 497 को रद्द कर दिया गया है। कर दिया गया है ना? इसी वजह से आपको सो 2-3 दिन से धारा 497 को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और 4/1 से और हुआ है ये। चंद्रचूड़ सिंह थे ना वो, उन्होंने तो इसके खिलाफ बोला है कि नहीं ये ठीक बात नहीं है, गलत कर रहे हो आप। मेरे हिसाब से भी गलत है ये। हाँ, बहुत ज्यादा गलत किया है ये। इतना कर सकते थे अगर उनको करना था तो। इसमें क्या था 497 धारा के अंदर, कि हम पहले पुरुषों को दंडित किया जाता था इसके लिए। अगर इस तरीके से कोई भी विवाहित स्त्री से अगर अपने नाजायज संबंध बनाता है तो उसमें पुरुष को क्या किया जाता था? संबंधित, मतलब दंडित किया जा रहा था। आपको ये करना चाहिए था, हटा देना नहीं चाहिए था कि महिला को भी उसके साथ में क्या करना चाहिए था? दंडित किया जाए। क्योंकि फिर दोनों के कान हो जाते ना, दोनों करने से डरते। क्योंकि महिला, अब महिला तो बेचारी क्या करती हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं के चक्कर में किसी दिन बेचारे वो पिस जाते हैं। अब वो पिसते हैं और वो मस्त रहती हैं अपना। तो इस वजह से उनको दोनों को लिया जाता, तो शायद दोनों डर की वजह से ना करते। ऑब्जेक्शन करने से अब कुछ नहीं होता। इसका ऑब्जेक्शन पहले हुआ था, कुछ टाइम पहले, इसके बाद इसको फिर रखा गया। अब हो कुछ नहीं सकता ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए क्या फैसला दिया, ये भी एक बार पहले भी आया था इस संविधान में इसका नाम। लेकिन क्या किया गया, जब इसको स्थगित कर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट बाद में फैसला सुनाएगा इसको लेकर के। अब आपने देखा चीन के अंदर भी है, साउथ कोरिया के अंदर भी है, जापान के अंदर भी है। 497 धारा को क्या है, वो नहीं माना जाता इसको। क्या नहीं माना जाता? अरे क्या बोलते हैं इसको, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन इन लोगों ने जो दिया है वो बाहर की कंट्रियों को देखते हुए कि उन कंट्रियों में इसको नहीं माना जाता गुनाह, तो इसी वजह से यहाँ पर भी कोई गुनाह नहीं है, सब मस्ती मारो। तो ऐसे ये धीरे धीरे वही हो जाएगा। समलैंगिकता भी आ गई है अब तो आपकी। समलैंगिकता भी आ गई है, उसमें भी आप कुछ कर सकते हो। समलैंगिकता को भी आपके लिए क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। वो काम की क्यों नहीं है? काम की तो है, तभी तो किया गया उसको। लेस्बियन कहलाओगे आप फिर तो। आगे बात करते हैं इसमें। आगे करते हैं, हमारा संविधान जिंदा है जिंदा रहेगा। ये कुछ
करंट के पॉइंट हैं, इस करंट के पॉइंट पर चर्चा हो जानी चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, आएगा आपके एग्जाम में ये वाला पॉइंट। ये तो 497 वाली धारा का आएगा, ठीक है। ये बहुत गलत किया हमारे हिसाब से, सोच के देखो। वैसे एक चीज को तो लगता है कि अच्छा हो गया, अब फिर एक बार देखो अपनी तरफ झांक करके देखो कि उस जगह पर हमारी मम्मी भी है, हमारी बहन भी है, हमारी पत्नी भी है, हमारे रिश्ते नातेदार भी हैं, सारी बहन बेटियां भी हैं। अपने अंदर झांक के देखोगे ना, अपने लिए इस चीज को फॉलो करके देखोगे, कैसा फील होगा आपको। आप दूसरों के सामने वाले की देख रहे तो अच्छा फील हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन फिर उन्हीं चीजों को अपने ऊपर भी तो फॉलो करो भाई। आपके लिए भी तो हो सकती है, आपकी भी बहन है, आपकी भी माँ है, वो भी एक लड़की है। होगा ये 2019 के बाद हो जाएगा। 2019 का जो चुनाव है ना, वो पूरा हो जाने दो, उसके बाद जो सारी कानून और लॉ बन रहे हैं ना, जो ST एक्ट पारित हुआ है, ये भी सब कुछ वापस आने वाले हैं। ST एक्ट पारित हो गया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसका, वैसे तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो 6 महीने की जेल हो जाएगी आपको अगर किसी भी ST वाले से कुछ बोल दिया तो। अभी हुआ नहीं है। आगे देखो, इसमें लिखो हमारा संविधान जिंदा है, जिंदा रहेगा, इसमें लिखो क्योंकि हमारे संविधान में, क्योंकि हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, क्योंकि हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, परंतु संशोधन की शक्ति से, हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, परंतु संशोधन की शक्ति से सब कुछ नहीं बदला जा सकता। संशोधन तो कर सकते हैं हम संविधान के अंदर, लेकिन सब कुछ नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संशोधन की शक्ति से सब कुछ बदला नहीं जा सकता। बिकॉज अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज द पावर ऑफ टू अमेंड बट एवरीथिंग कैन नॉट बी चेंज द पावर ऑफ अमेंडमेंट। क्या हो गया? क्यों? वो उनको छोड़ो, आप लिख लो, हैं? नहीं, उनका चल रहा है, आप यहीं बैठ जाओ, आ जाओ। अब बाद में चलाना वो वाला समलैंगिकता वाला, आप बैठो यहाँ। तो इसका मतलब क्या है भाई, कि हमारा संविधान जिंदा है, जिंदा रहेगा, इसका मतलब होता है कि हम संविधान के अंदर क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, इस वजह से उसको हम जिंदा कितने भी ईयर्स तक, कभी तक भी रख सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए रख सकते हैं, लाइफ टाइम तक। लेकिन उस अमेंडमेंट की शक्ति से सब कुछ नहीं बदल सकते। सब कुछ का मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा, मूलभूत जो ढांचा है संविधान का, उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम बिल्कुल बदल नहीं सकते। इस संविधान हमारा बताता है कि संविधान के अंदर जो हम बदलाव नहीं कर सकते, तो मूलभूत ढांचे के अंदर बदलाव नहीं कर सकते। एक ब्रैकेट में लिख लो आगे, मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता। मूलभूत ढांचे का मतलब होता है, मूलभूत ढांचे को बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो आएगा धीरे धीरे। मूलभूत ढांचे को हम बदल नहीं सकते। अब हेडिंग बनाओ, क्या है मूलभूत ढांचा, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है मूलभूत ढांचा, इसमें लिखना 1700, क्या हो गया बताओ, डाउट ही बताओ पहले, बताओ बताओ। कैसे दो मतलब? वो तो सम्मतियां हुई थी, 23 सम्मतियां जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, उस दौरान जब हमारी संविधान की जो बैठक हुई थी ना, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को, उस 9, 11, 13, 3 बोल दी मैंने, आप अभी 11 पे पड़े हो। 9, 11, 3 जो हुई थी हमारी, उनसे पहले जो 23 सम्मतियां और हुई थी उससे पहले। अब जो 23 अरे ये तो उसको संविधान को लागू किया गया था इन समितियों के द्वारा, तो लास्ट में आकर के मैं, उससे पहले जो अस्थायी सरकार बनाई थी 389 उसमें सदस्य थे, उन लोगों ने 23
समितियां रखी थी, जैसे झंडा समिति हुई थी हमारी, है ना। और उसके अंदर कौन से लोग, कौन सा, किसका अध्यक्ष कौन था, किसका अध्यक्ष कौन नहीं था। तो अस्थाई और स्थाई की बात कर रहे हो ना आप। अभी बात करेंगे तो फिर आपसे तो ठीक है, अभी मुझे खुद नहीं पता चल रहा आप क्या पूछना चाह रहे हो। क्लियर याद कर लो, तब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक। किसके अंदर? असेंबली वगैरह में। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना। और कौन सी असेंबली की बात कर रहे हो, मैं ये समझ में नहीं आ रहा। संविधान के अंदर असेंबलियां हुई थी काफी सारी, और जो संविधान के अंदर असेंबली हुई थी, मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी दोनों थे, उसकी चिंता ना करो। जो SC ST के लिए गांधी जी ने भी अपना नियम लागू करना स्टार्ट कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना तो सिर्फ पाकिस्तान की मांग कर रहे थे बार बार ही, कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना। क्या हुआ? क्या तो बोलते हो आप? हिंदी नहीं ले सकते। अब ये तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग कर दिया था, हमारा अधिकार नहीं। हमने पाकिस्तान को क्या किया है, हमने पाकिस्तान को आज़ाद नहीं किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज़ाद किया था, हमने नहीं किया था ना। उसने हम दोनों को आज़ादी दी थी 14 अगस्त और 15 अगस्त को। हाँ, उसको मिला सकते हैं। क्या हो गया? कश्मीर दे दें पाकिस्तान को तो फिर क्या कर पाओगे आप उसे? गलत बात है, कश्मीर हम दे नहीं सकते, कश्मीर हमारा है। वो एक उसमें 15 अगस्त वाले दिन बोला करते हैं, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, खीर मांगोगे तो खीर देंगे। नहीं, खीर, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो कश्मीर नहीं दे सकते ना हम, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ आर्टिकल 370 के अतिरिक्त 70 में क्या दिया हुआ है, 370 जम्मू एंड कश्मीर के बारे में प्रावधान है सारा का सारा। उसको विशेष प्रकार के एक स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। जिस तरीके से USA के अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना उनके ऊपर अधिकार होता है, अपना संविधान अलग होता है। इसी प्रकार से हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है, 370 के द्वारा उसके लिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन अपना अलग है। समझ में आ रहा है? हाँ, USA में प्रत्येक के लिए अलग अलग है। उसको बोला जाता है फेडरेशन, और हमारे यहाँ को बोला जाता है यूनियन। अब वो बाद में आ जाएगा जब भी समझाएंगे, जब फेडरेशन क्या है, यूनियन क्या है। ठीक है, अब आगे लिखो। इसमें क्या है मूलभूत ढांचा, इसके अंदर लिखना है। सन 1973 के दशक, सन 1973 के दशक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारतीय केरल राज्य का निर्माण दिया या फिर किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारतीय केरल राज्य का निर्माण किया, और कहा 1773 में केरल राज्य जब बना था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था, और उन्होंने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने, और कहा संसद अपनी संशोधन की शक्ति से, संसद अपनी संशोधन की शक्ति से मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती, मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। ये नहीं मिलेगा इसमें, है क्या? मिलेगा नहीं इसमें। आगे लिखो, मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। आपकी समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़े सीधा। आगे हेडिंग लिखो, मूलभूत ढांचे के अंदर ये पहलू उल्लेखनीय हैं। अब देखना क्या होता है मूलभूत ढांचा, आप कह रहे थे इसके अंदर क्या आता है। मूलभूत ढांचे के अंदर ये पहलू उल्लेखनीय हैं। मूलभूत ढांचे के अंदर ये पहलू उल्लेखनीय हैं, उसमें लिखो नंबर 1, पंथ निरपेक्षता। अब क्या होती है पंथ निरपेक्षता? सेक्युलरिज्म, है ना, सेक्युलरिज्म बोलते हैं ना इसको इंग्लिश में।
पद निरपेक्षता होती है सेक्युलरिज्म, और सेक्युलरिज्म क्या होता है, जे अभी मैं इस 2-4 पॉइंट लिखाने के बाद मैं आपको कराने वाला हूँ प्रेम्बल, उस संविधान उसमें आ जाएगा प्रेम्बल के अंदर कि पंथ निरपेक्षता क्या होती है। अभी बताऊंगा तो बेकार का मामला है, अभी बताने में समझ में आएगा ना कुछ फायदा है। अगला लिखो, दूसरा पॉइंट है संप्रभुता लोकतंत्र की, संप्रभुता लोकतंत्र की। अब लोकतंत्र क्या होता है, संप्रभुता क्या होती है, ये भी आप समझने वाले हो प्रेम्बल में ही। अगला लिखो, ये मूलभूत ढांचे के स्ट्रक्चर हैं, इन चीजों को बदल नहीं सकते संविधान के अमेंडमेंट के द्वारा। अगला है थर्ड वाला पॉइंट हमारा, कल्याणकारी राज्य का होना, कल्याणकारी राज्य का होना, बीइंग अ वेलफेयर स्टेट। क्या होता है कल्याणकारी राज्य, ये भी आपका उसी में आ जाएगा प्रेम्बल में। अगला लिखो, लोकतांत्रिक चरित्र, कल्याणकारी राज्य का होना, डेमोक्रेसी करेक्टर, लोकतांत्रिक चरित्र चौथा, डेमोक्रेसी करेक्टर। पांचवा लिखना है इसमें, निश्चय पद एवं स्वतंत्र चुनाव के सिद्धांत, निश्चय पद एवं स्वतंत्र चुनाव के सिद्धांत। मतलब अब राष्ट्रपति का पद है तो है, उसको ये नहीं कह सकते कि अमेंडमेंट कर दो राष्ट्रपति के पद को हटा दो। भाई अमेंडमेंट के द्वारा तो ये भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रपति को चुनता है। आर्टिकल नंबर 52 क्या करता है, राष्ट्रपति का चुनाव करता है। राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है, आर्टिकल नंबर 52 से। अब हमारा आर्टिकल नंबर 368 क्या कहता है कि अमेंडमेंट कर देंगे, इसके अंदर कुछ भी फेरबदलाव कर सकते हैं। अब फेरबदलाव का मतलब इसने अमेंडमेंट किया किसी ने, आर्टिकल 52 को ही निरस्त कर दिया। अब आर्टिकल 52 को निरस्त कर दिया तो भारत का राष्ट्रपति निरस्त हो गया। अब भारत का राष्ट्रपति निरस्त हो जाएगा तो भारत को गणराज्य नहीं बोला जाएगा, और भारत को गणराज्य नहीं बोला जाएगा तो भारत बेकार हो गया, है ना। तो इस वजह से ये मूलभूत ढांचे के अंदर रखा गया है कौन, निश्चय पद, जो निश्चित पद रखे गए हैं वो पद हैं, और उसके बाद उसका क्या सिद्धांत। आगे लिखो, वो राज्यों की अपनी गवर्नमेंट अलग होती है, उनकी स्टेट की और उसकी केंद्र की गवर्नमेंट अलग है। उनके पास दो संविधान है, अपने राज्य का संविधान अलग है और उसका संविधान अपना देश का संविधान अलग है। जैसे हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए है, जम्मू कश्मीर में भी तो है, पर फिर भी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर को उतना दर्जा प्राप्त नहीं है जितना यूएसए के राज्यों को वहां पर प्राप्त है। क्योंकि यूएसए के राज्यों को इतना दर्जा प्राप्त है कि वो जब भी चाहेंगे जब यूएसए से अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपसे अलग होना चाहते हैं, तुरंत हट जाएंगे और तुरंत उसका क्या कर देंगे, यूएसए का जो मैप है ना उसको चेंज कर सकते हैं। यूएसए के राज्य स्टेट के अंदर इतनी पावर है कि वो यूएसए के मैप को भी चेंज कर सकते हैं। क्या, जैसे अब बीच में यहाँ पर है कोई फंस गया राज्य, अब इन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, हमें नहीं चाहिए। अब वो क्या करेंगे, भैया हट जाओ, और क्या है, हट सकते हो, उनके पास पावर है। अब इसके क्या है, एरिया का इसका जो मैप इस तरीके से हो जाएगा, तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया। इनके पास खुद की गवर्नमेंट होती है, खुद के नियम कानून होते हैं, खुद का सब कुछ होता है। दो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं इनके पास में, और दो ही इनके पास सिटीजनशिप होती है, नागरिकता। अपने राज्य की अलग नागरिकता होती है और केंद्र की अपने देश के लिए अलग नागरिकता होती है। किसके यहाँ, यूएसए अमेरिका के यहाँ। अमेरिका कितने राज्यों से मिलकर के बना है, 50 राज्यों से मिलकर के बना है। तो ये बाद की चीजें बाद में आ जाएगी, इसको छोड़ दो। यहाँ पर आगे लिखो, निश्चय पद एवं उनके सिद्धांत। अगला लिखो, सरकार की संसदीय शासन प्रणाली, सरकार की संसदीय शासन प्रणाली। अब संसद किस तरीके से काम करेगी, जिस तरीके से संसद के शासन प्रणाली है उसको भी हम बदल नहीं सकते। और संसद कैसे काम करती है, जैसे लोकसभा हो गई आपकी, राज्यसभा हो गई, और एक होता है हमारा राष्ट्रपति। और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर के क्या बन जाती है, हमारी संसद बनती है।
अब इनके अंदर कोई भी विधेयक लाया जाएगा, कोई भी लॉ कानून लाया जाएगा, तो किसी भी से उठा लो, अगर इस सदन से आता है राज्यसभा से, तो उसको फिर लोकसभा में जाकर के पास होना पड़ेगा, और लोकसभा से आता है तो उसे राज्यसभा में जाकर पास होना कर पड़ेगा। अब जब इन दोनों से पास हो जाता है तो फिर जाता है राष्ट्रपति के पास में। ये क्या है, उनकी एक शासन प्रणाली है। और लोकसभा किस तरीके से बाकी का काम करती है, कैसे करती है, वो सब लोकसभा और संसद कराऊंगा जब आएगा। तो इनकी शासन प्रणाली को भी हम बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि अमेंडमेंट कर दो और बोल दो कि जो राज्यसभा में आ गया वो डायरेक्ट पारित हो जाएगा, लॉ बन जाएगा या कानून बन जाएगा। ये कानून है कि लोकसभा में आया है तो राज्यसभा से पास होना चाहिए, और जब राज्यसभा में आया है तो लोकसभा से पास होना चाहिए। इन दोनों से पास होकर के वो विधेयक कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा, और सिग्नेचर करके उसको कानून बना देगा। राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार है, वो एक बार इसको वापस कर सकता है, लेकिन दोबारा से इसको वापस नहीं कर सकता। ठीक है, बाद में देख लेंगे और बाड़ बाकी का। आगे देखो यहाँ पर अगला पॉइंट, सारी चीजें जो बाद में आने वाली हैं। अगला लिखो इसमें, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अगला लिखो, आर्टिकल 368 के अधीन प्राप्त संशोधन की शक्तियों, आर्टिकल अनुच्छेद 368 के अधीन प्राप्त संशोधन की शक्तियों पर प्रतिबंध। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये सारी चीजें ना, हमने बोला कि हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते। बदल नहीं सकते का मतलब क्या हो गया, 368 वाले आर्टिकल पर प्रतिबंध लगा दिया, हमने रोक लगा दी कि इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदल सके। अब इसमें मैंने अभी जो लास्ट पॉइंट लिखाया है, बेसिक स्ट्रक्चर में ये बात भी आती है कि 368 के अधीन प्राप्त संशोधन की शक्तियों पर प्रतिबंध, उसमें भी हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसमें कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाया है, रोक लगाई है, तो वो भी रोक के हिसाब से लगा रहेगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, संवैधानिक सर्वोच्चता। संवैधानिक सर्वोच्चता का मतलब होता है संविधान को भारत के अंदर सबसे उच्च पर रखा गया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि इसको राष्ट्रपति से नीचा कर दो, ये सर्वोच्च है तो सर्वोच्च ही रहेगा। आगे लिखो अगला पॉइंट, न्यायिक स्वतंत्रता। न्यायिक स्वतंत्रता, अगला लिखो, संविधान के अनुच्छेद 32 व 226 संघवाद। संविधान के अनुच्छेद 32 व 226 संघवाद, आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म। संघवाद को भी नहीं बदल सकते। उसके बाद लिखो, स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की गरिमा। ये सारी की सारी चीजें आती हैं किसके अंदर, मूलभूत ढांचे के अंदर। ये पहलू उल्लेखनीय थे हमारे मूलभूत ढांचे के अंदर। पूरा संविधान बदल देंगे लेकिन इनमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते आर्टिकल 368 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 368 ही हमारा संविधान में परिवर्तन कराता है। इसको याद रखना, ये पूछा जाता है, इस वजह से 368 चिल्ला रहा हूँ घंटे भर से। आगे हम बात करते हैं, अब डालो नोट, NOTE नोट। जब इतनी सारी चीजों को देखा गया तो हमें कैसा लगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है एक। तो इसमें लिखो, हमें ज्ञात होता है कि, हमें ज्ञात होता है कि हमें ज्ञात होता है कि केंद्र व राज्य में देखते हुए, केंद्र व राज्य में देखते हुए अपनी सरकार को, हमें ज्ञात होता है कि केंद्र और राज्य में देखते हुए अपनी सरकार को संविधान की प्रक्रिया के मुताबिक,
जो संविधान के अंदर जो नियम कानून लॉ है इन सब के ऊपर नज़र डाली गई है। इसके मुताबिक हमारी गवर्नमेंट को क्या ज्ञात हो रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। हमें ज्ञात होता है कि हमारे अपनी सरकार के मतलब अपने संविधान को देखते हुए सरकार को हमारा संविधान के मुताबिक हमारा संविधान एकात्मक हमारा संविधान एकात्मक और कम संघीय है। एकात्मक ज्यादा है और कम संघीय है। इसका मतलब संघीय का मतलब हो गया केंद्र और राज्य दोनों के बराबर समान समान अधिकार हो। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, एकात्मक के मतलब एकमात्र संविधान है। और जबकि कैसा नहीं है जे, संघीय नहीं है। संघीय का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों के पास इतनी पावर नहीं है, इतनी एक के पास है। तो सबसे ज्यादा जो पावर है हमारे पास वो किसके पास है, केंद्र के पास है, सेंट्रल के पास है। इसी वजह से इसको ज्यादा तो एकात्मक माना जाता है और कम संघीय माना जाता है। समझ में आ गया। कम संघीय का मतलब होता है अर्ध संघीय। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, संघीय है, एकात्मक है, कम संघीय है, कम एकात्मक है। तो कैसा है, एकात्मक ज्यादा है और कम संघीय है। हमारा संविधान एकात्मक ज्यादा है और कम संघीय है, याद रखना, आता है एग्जाम में। आगे लिखो। ये था हमारा संविधान के बारे में कुछ थोड़ी सी नॉलेज। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से आगे, तो यहाँ से आगे हमारी स्टार्ट होती है प्रेम्बल। प्रेम्बल को बोला जाता है प्रस्तावना, जो कि हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ पर क्या है, उल्लेखित है। अगर मैं प्रस्तावना की बात करता हूँ तो कौन सुनाने वाला है प्रस्तावना मुझे? आप तो सुना दोगे, आपने तो सुनी थी उस दिन। पूरी नहीं याद है, चलो जितनी याद है उतनी सुना दो। वो एक वो सुना है उसका डायलॉग, क्या नाम है उसका, अरे कौन सा एक्टर है वो, मैं भूल जाता हूँ एक्टर का नाम। अच्छा डायलॉग बोलो, एक्टर का नाम आप बोलोगे। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बोलता है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरा मत बुलवाना, अब आप बोलो, कोशिश करो, शायद हो सकता है कि आप बोल पाओ। तो आप कोशिश करो बोलने। अभी तक कानों तक आवाज नहीं आई। बताओ बताओ भाई। आपको याद है? आपको याद है प्रेम्बल? जब आप दो लाइन से क्या हो रहा है, हाँ, भारतीय होने पर गर्व करते हैं, इस तरीके से। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल की हम बात करते हैं, अगर आप आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम देने के बाद में आपने क्या रखा था, ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट था पॉलिटी। और उसके बाद जब आप जाते हो मेन, आपका हो गया प्री, उसके बाद मेंस हो गया। मेंस के बाद में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको पूछा जाएगा कि आपकी सब्जेक्ट कौन सा था, क्या? अच्छा ऊपर वाले में होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वो मैं बता रहा हूँ एज ए नॉलेज के लिए। तो फिर क्या होगा उसमें, सीधा सीधा अगर आपने ये रखा है पॉलिटी को अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, तो सबसे पहले ऑप्शनल रखा हो या ना रखा हो, वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उस प्रेम्बल को ही बोल दो आप। मतलब तो बाद की बात है कि उसका मतलब क्या है। अगर मैं कहता हूं अगर आपने इस ठीक से प्रेम्बल को समझ लिया तो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझ जाओगे। अगर ठीक से प्रेम्बल के एक एक शब्द को समझ लिया तो आप पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हो। ये इतनी पावर है हमारे प्रेम्बल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आपसे बुलवा लिया जाता है कि प्रेम्बल को बोलिए, तो आप फिर वहां पर क्या क्या करोगे आप? ये रियलिटी है, बुलवाया जाता है, मना कर दोगे? हाँ। अच्छा। उनको तो बहुत कुछ आता है। वो उसी से देख लेंगे कि आप कितनी देर बाद बोलना स्टार्ट करते हो, उनके बोलने के कितनी देर बाद, उसी से समझ जाएंगे कि इसको आता है कि नहीं आता है। अच्छा तो ये रतनगढ़ सेंटर वालों को किसको याद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल? याद है तो भाई बोल दो। आपको भी याद नहीं है, गलत बात है, याद कर लेना भाई। मैं बोलता हूँ आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को। अच्छा मैं सुनाऊं? लिखने से क्या करोगे, याद करेंगे तो लिखो फिर। भारतीय संविधान की उद्देश्य का जो है, तैयार हो जाऊं बोलने के लिए ठीक से।
सुनो इसमें, हम भारत के लोग भारत को, अरे लिख के क्या करोगे, सारी किताबों में लिखी पड़ी है, लिख लो तो लिखा जाए तो आपसे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। ये थी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल। लेकिन अगर इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमारी समझ में कुछ नहीं आने वाला। अब इसके अंदर एक एक वर्ड जो दिया हुआ है, जैसे इसमें वर्ड दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, अखंडता और क्या राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, ये सारी चीज क्या होती हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर आपने इन सारे वर्डों का मतलब देख लिया और आप कुछ जानते हो तो आप पूरे के पूरे संविधान का मतलब समझ जाओगे, है ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा था आपसे कि जो प्रेम्बल है ना, प्रेम्बल बहुत मेन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। तो हेडिंग डालो उद्देश्य का और उसमें लिखो आगे उद्देश्य का क्या कहना चाह रही है आपकी, उद्देश्य का में लिखो क्या, प्रस्तावना लिख लो। उद्देश्य का और प्रस्तावना एक ही चीज से बोला जाता है और प्रेम्बल इंग्लिश में बोलते हैं उसको। इसमें लिखो उद्देशिका में, संविधान के प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित एक ऐसी, प्रस्तावना के बारे में बता रहा हूं, संविधान के प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित एक ऐसी शब्दावली है जो पूरे के पूरे संविधान को, संविधान के प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित एक ऐसी शब्दावली है जो पूरे के पूरे संविधान को एक ही विचारधारा में दर्शाती है, एक ही विचारधारा में दर्शाती है और कुछ लाइनों में उसकी अपेक्षाओं को दर्शाती है। प्रेम्बल एक ऐसी शब्दावली है जो हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित है, वो पूरे के पूरे संविधान को एक ही विचारधारा के अंदर क्या करती है, बांधे रखती है, दर्शाती है और कुछ पंक्तियों के अंदर उसका क्या कर रही है, वो कुछ पंक्तियों के अंदर उसकी अपेक्षाओं को दर्शा रही है। समझ में आ गया, नहीं आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हो गई हमारी, प्रेम्बल हो गई, क्योंकि वो पूरा संविधान एक ही जगह कलेक्ट कर लिया उसने अपने आप के अंदर। ये 4-5 लाइन बोली थी मैंने अभी, उनसे उसने पूरा संविधान कलेक्ट कर रखा है, तो वो सबसे मेन तो वही चीज हो गई। और उसमें दिया हुआ है हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। जब बी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि इसके सबसे सर्वश्रेष्ठ जो स्रोत माना गया है संविधान का, वो पूरे के पूरे भारत की जनता को, भारत के नागरिकों को ही माना गया है, ना कि कोई एक दो पर्सनल हो इसका। समझ में आ गया? हेलो, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये थी हमारी संविधान की प्रस्तावना। जो प्रस्तावना पूरे संविधान को एक ही विचारधारा में क्या करती है, बांधती है। उसके बाद अब हेडिंग डालो दोबारा से प्रस्तावना, बीच पेज में डाल देना प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद अब एक एक लाइन कर करके अब लिखाऊंगा मैं, अब आप लिखते चलना जो भी लिखना है। प्रस्तावना क्या कहती है, हम भारत के लोग, पहला वर्ड हमारी प्रस्तावना में आता है हम भारत के लोग। क्या होगा इसका मतलब, हम भारत के लोग हैं। अब इसमें हम भारत के लोग में आगे लिखो मतलब क्या होता है, भारत की व्यवस्था में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। हम भारत के लोग मतलब हैं कौन, हम भारत के लोग, हम कौन हो गए, सारा भारत सारी इंडिया। ये संविधान के लिए या, अब आ रही है, आ रही है क्या? ठीक है। तो हमारे जो उद्देश्य का है, उद्देश्य का पहला वर्ड हमारा है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो आगे इसमें लिख लेना
भारत के लोगों का कहना क्या है कि हम भारत के लोग भारत की व्यवस्था में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। तो लिख लो, भारत की व्यवस्था में, भारत की व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली हैं। पहला वर्ड क्लियर होता है। अगला क्या कहता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो दूसरा वर्ड क्या आता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की अगर हम बात करें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जो पूरी तरीके से क्या हो, स्वतंत्र हो गया हो। संपूर्ण का मतलब होता है पूरी तरीके से स्वतंत्र होना, संपूर्ण का मतलब होता है पूरी तरीके से, प्रभुत्व का मतलब होता है स्वतंत्र हो जाना। पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया हो कि वो अपनी कानून, अपने लॉ या अपने लिए जो भी करना है, या किसी अदर कंट्री से उसे समझौता बनाना है या नहीं बनाना है। जैसे अब आपके मोदी जी जाते आते रहते हैं घूमने के लिए अदर कंट्री में। हाँ, आपके मोदी जी अब वो क्या करते हैं, अदर कंट्री में जाकर के रिश्ते बना बना करके आ रहे हैं। अभी सऊदी अरब से करके आए थे रिश्ता, वहां से कच्चा तेल वेल वगैरह पता नहीं क्या क्या ले आए, झुंझुनू में आए थे। तो क्या हुआ, अब वो अपनी स्वतंत्र हैं किसके लिए, दूसरे देशों से रिश्ते बनाने के लिए, दोस्ती करने के लिए। खुद से स्वतंत्र हैं मतलब पूरी तरीके से अपने भारत के लिए खुद कानून बना सकते हैं, खुद लॉ बना सकते हैं। खुद ही तो कानून बनाई थी उन्होंने, रात के 12 बजे कर दिया कि 1000 के और 500 के नोट बंद तो बंद। क्या हुआ, क्या बोलते हो आप, पता नहीं, खुद के पास नहीं है। हाँ, उसी वजह से तो करवा दिया था। अब उन्होंने क्या किया, अपने लिए अपना नियम बनाया तो बना दिया, वो स्वतंत्र थे तो बना दिया। तो हमारा जो मतलब हम संविधान के कारण, जब हमारा 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था, उसके बाद हम पूरी तरीके से क्या हो गए थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए थे। कब हो गए थे हम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत देश कब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है, इसका मतलब समझ चुके हो ना आप, जो कि मैंने मूलभूत ढांचे के अंदर दूसरा पॉइंट लिखाया था, पंथ निरपेक्ष के बाद संपूर्ण प्रभुत्व, प्रभुत्व संपन्नता लिखाया था। मैंने कहा था इसको प्रेम्बल में समझेंगे हम। पहला पॉइंट था मूलभूत ढांचे के अंदर क्या था, पंथ निरपेक्षता, और दूसरा क्या था, संप्रभुता। तो वो वाली संप्रभुता यही होती है, समझ में आ गया। इसमें क्या लिखा रहा हूं आगे लिखो, इसमें लिखो, भारत अपनी नीतियां, भारत अपनी नीतियां बनाने के लिए या निर्णय लेने के लिए, भारत अपनी नीतियां बनाने के लिए या निर्णय लेने के लिए आंतरिक अथवा बाहरी रूप से, आंतरिक अथवा बाहरी रूप से स्वतंत्र है। आंतरिक अथवा बाहरी रूप से स्वतंत्र है। आ गया समझ में, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से क्या है, वो स्वतंत्र है। आगे पढ़ते हैं प्रेम्बल को। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अगला पॉइंट क्या आएगा हमारा, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य। तो पहले वर्ड आ गया समाजवादी, समाजवादी का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो अगला पॉइंट लिखो समाजवादी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, अब समाजवादी का मतलब क्या होता है भाई, समाजवादी का मतलब होता है एक समान रहना, एक समाज एकजुट बना करके रहना। जैसे कि कुछ चीजें होती हैं भिन्नताओं को खत्म कर देना, कुछ ऐसी भिन्नताएं होती हैं जैसे आपको माना जाए असमानताओं की, भिन्नताओं को मतलब असमानताएं होती हैं, ऊंच नीच का फर्क होता है कि ये जाटव है, ये जाट है, ये भंगी है, ये पता नहीं क्या क्या है ना। तो ऐसी असमानताओं को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। हमारा ये कौन बताता है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल बताती है कि सभी को एक समाजवादी बन के रहना है, एक समान रहना है, सबके लिए एक समान ही काम होगा। जैसे खेतों में काम करवाने के लिए ले जाते हैं तो पुरुषों के लिए 300 रुपये दिए जाते हैं और महिलाओं के लिए 200 रुपये दिए जाते हैं।
तो यहाँ पर भी ये होता है कि उनके लिए भी समान संरक्षण दिया जाए, उनके लिए भी 300 रुपये ही दिए जाए। काम नहीं करते हैं वो इसी वजह से तो। आलू बिनवाने ले जाते हैं आलू, और आलू काम करती नहीं है, बातें करती रहती हैं। साइड वाली जो होती है ना अपनी साइड की औरत, उसके बारे में करती हैं, अरे ये ऐसी है ये ऐसी है। तो तुम्हें क्या मतलब है, वो वैसी है वो जैसी है, लेकिन उन्हें आलू बीनना नहीं होता, उन्हें बातें करना होता है। इस वजह से उनके 200 रुपये दिए जाते हैं, ये 100 रुपये काट कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है, उनके लिए भी 300 रुपये दो। हम बातें करती हैं। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाता है ना कि सबसे तेज न्यूज फैलाने वाला कौन है, तो भाई साहब औरतें ही होती हैं। इतना जल्दी अगर कोई भी अगर बात को आपको पूरे गांव के अंदर फैलाना है तो किसी एक औरत को बता दो, लेकिन बताने के दौरान आपको क्या कहना है कि मैं किसी को बताना मत, तुझे मेरी कसम है, तू किसी को मत बताना, मैं तुझे ही बता रहा हूँ। और ये बात कहीं ओपन ना हो जाए। अब वो क्या करती है, अरे यार कुछ तो है फंडा, वो अपनी फ्रेंड को जाके बताएगी तुरंत कि सुन मैं तुझे बता रही हूँ, तू किसी से मत कहियो, तुझे मेरी कसम है। अब वो ये कहेगी, अब ऐसे ही वो भी किसी तीसरी से जाके कहेगी, उसका भी प्यारा कोई है। आखिरकार लास्ट में आकर के उसी से कहा जाता है जो उसने पहली वाली औरत से कहा था, कि वो उससे आकर कहता है सुन भाई किसी से कहियो मत, ऐसे ऐसे बात है। अरे यार जी मैंने ही तो बात स्टार्ट की थी, तूने मेरे पे एंड कर दिया। तो पूरे गांव के अंदर जैसे आप कहीं से आ रहे हो, 500 मीटर दूर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, उस हादसे के बारे में आप किसी महिला के पास फोन कर दो कि ऐसे ऐसे करके ऐसे हो गया मेरे साथ में। आप 500 मीटर नहीं आ पाओगे अपने उस जगह तक, उसने में आपके पूरे गांव में हो जाएगी, गांव कितना भी बड़ा हो। इतनी दूरी आप तय करोगे ना 500 मीटर की, इतनी देर में आपके गांव में पूरी दूरी तय कर जाएगी वो बात। इतनी स्पीड होती है महिलाओं के अंदर, कहने की नहीं होती, ये रियलिटी है। तो आगे लिखते हैं इसमें, समाजवादी में आगे लिखो, जैसे असमानताओं को खत्म करना, जैसे असमानताओं को खत्म खत्म करना। दूसरा लिखो कोमा लगा के, सभी के लिए कम से कम मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करना। सभी के लिए मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करना, कोमा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा प्रदान करना। आ गया समझ में? ये कहती है हमारी संविधान की प्रेम्बल का वर्ड नंबर 3। आगे हम प्रेम्बल को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य, आगे लिखो गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? बताओ, आपको तो बता देना चाहिए। पंथ निरपेक्ष आता है, पहले देख लेते हैं जा क्या रहा है। संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। आगे लिखो पॉइंट, पंथ निरपेक्ष याद नहीं है प्रेम्बल। गणराज्य के बाद में देखेंगे क्या होता है, अब पहले पंथ निरपेक्ष देख लो। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, आगे लिखो पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का क्या होगा, कोई भी धर्म नहीं होना। भारत एक ऐसा राज्य है जिसका कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपनाने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र है। अगर आप हिंदू बनना चाहते हो तो हिंदू बने रहो, अगर आप मुस्लिम बनना चाह रहे हो मुस्लिम बन सकते हो, ईसाई बनना चाह रहे हो ईसाई बन सकते हो। अगर आप मुस्लिम हो और हिंदू के मंदिर में पूजा करने जा रहे हो तो जा सकते हो, आप हिंदू और मुस्लिम के मंदिर में पूजा करने जा रहे हो तो जा सकते हो, और आप हिंदू हो मुस्लिम और हिंदू दोनों के मंदिर में जा रहे हो तो जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। समझ में आ गया? इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। अब एक किताब की लैंग्वेज क्या कहती है उसको लिख लो। भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, पता हो तो आपको, इसमें लिखो भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, ये प्रत्येक धर्म को अपनाने के लिए,
ये प्रत्येक धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। हो गया। आगे लिखो अगली लाइन से, पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष के लिए भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि पंथ निरपेक्ष के लिए भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत ना तो धार्मिक है, भारत ना तो धार्मिक है और ना ही अधार्मिक है, धार्मिक है और ना ही अधार्मिक है और ना ही धर्म विरोधी है। ना तो धार्मिक है, न अधार्मिक है और ना ही धर्म विरोधी है, ना ही धर्म विरोधी है। इसका निहित अर्थ यह होता है कि इसका निहित अर्थ यह होता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, भारत का कोई भी धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आया? आ गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत एक अधर्मिक राज्य है, कोई सा धर्म अपनाने के लिए आप स्वतंत्र हो। अब यहाँ से आगे डालो नोट, और नोट में 2-4 पॉइंट है, उनको लिख लो, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। ये 2 लाइन और हैं, उनको लिख लो, आप बैग बाद में पैक कर लेना। आगे लिखो, संविधान की प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। आपसे पूछा जाए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को संविधान के अंदर या फिर संविधान की प्रेम्बल में कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अभी काय को बंद कर रहे हो? 76 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। एक छोटा संविधान भी इसको माना जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। आ गया समझ में? यही था हमारा पंथ निरपेक्ष। धार्मिक राज्य, धार्मिक राज्य की बात करें तो पाकिस्तान कैसा है? धार्मिक। कौन सा धर्म है वहाँ? मुस्लिम धर्म है। और बांग्लादेश भी धार्मिक है। नेपाल कैसा है? अधार्मिक है। नेपाल अधार्मिक राज्य है हमारी तरह, कोई सा भी धर्म अपना सकते हो। और अफगानिस्तान भी धार्मिक है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद आगे देखेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही था, बाकी के जो पॉइंट्स बचे हुए हैं उनको कल कराएंगे। कराते हुए फिर आपका कराएंगे क्या, अनुच्छेद, और अनुच्छेद को खत्म कराते हुए फिर आपका डेमोक्रेसी चलेगी, लोकतंत्र चलेगा, संसद आएगी, संसद में राष्ट्रपति हो जाएगा आपका, फिर राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सारे के सारे जितने भी पद होते हैं, सारे पदों के बारे में कराते हुए आपकी